चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के रिगार्डिंग है, जिसमें हमने आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा इसका आइडिया दिया हुआ है कि अगर हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उस स्ट्रेट लाइन को हम किस तरह से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसमें हम स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने 3 बातें सीखनी है। सबसे पहले मैं इसका स्टार्ट बहुत सिंपल वे से लूँगा। अगर आप लोगों को इन इक्वेशंस की अगर आपको कर्व बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें y इज इक्वल टू बी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किस केस में y जो b के इक्वल होगा। अच्छा, इसी के साथ हम मूव करते हैं y इज इक्वल mx। कौन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये देखना है कि आपको कितने लोगों को समझ में आया कि y इज इक्वल टू mx मैं बना सकता हूँ। ओके, कितने ऐसे हैं जो y इज इक्वल टू mx प्लस b, y इज इक्वल टू mx माइनस b, इसकी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। सेम केस में कुछ और अगर जो पैरामीटर्स हैं उन इक्वेशंस की हम बात करेंगे। देन मैं आऊँगा कि अब हमें इन इक्वेशन में से हमने बेस्ट कैसे चूज करना है। x इज इक्वल टू सी, यानी अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इन इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करें, तो देन हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू सी, देन y इज इक्वल टू b1 प्लस mx। सेम केस में y इज इक्वल टू b2 b3। अगर हमें हमने y इंटरसेप्ट है तो तब हम, या डिफरेंट डोजेज हैं उसकी हमें अलग अलग से इक्वेशन बनेगी। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, इनमें से जो मोस्ट कॉमन या जो आप लोगों के लिए जिसको आप यूज करते आए हैं वो इक्वेशन आई गेस y इज इक्वल टू mx प्लस b है। पहले हम इसी से स्टार्ट लेते हैं ताकि हमें बाकी बातों का इसमें अंदाज़ा हो कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो इसमें इस इक्वेशन में हमने जो y इज इक्वल टू b ये कैसे हो जाती है, mx के इक्वल कैसे होता है और ये कैसे चेंजेस आते हैं। इसमें आप लोगों को सबको आइडिया है y क्या चीज़ है जी, डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अगर टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया है तो जो y एक्सिस पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और अगर कंसंट्रेशन और साथ आपके पीक एरिया का अगर आपने ग्राफ बनाया इन केस ऑफ HPLC, तो फिर पीक एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो y है, और कंसंट्रेशन x एक्सिस पे है। ऐसे ही अगर हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएं तो कंसंट्रेशन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या है, एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसको हम इस तरह से अज्यूम करेंगे कि अगर एरो का साइन डिपेंडेंट फॉर्म में है तो ये y एक्सिस, और x एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं ये आपकी इंडिपेंडेंट, टाइम कंसंट्रेशन के ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन पीक एरिया के ग्राफ में कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट और एरिया पीक एरिया जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर हुआ। अब इसमें ये वाली वैल्यू जो यहाँ होगी वो y होगी, ठीक है, और x एक्सिस पे जो वैल्यू राइट की जाएगी वो x होगी। तो इस इक्वेशन में y कंसंट्रेशन भी है, y को आप पीक एरिया भी बोल सकते हैं, y में एब्जॉर्बेंस की बात भी की जा सकती है, y हर वो वैल्यू जो आपके पास डिपेंडेंट फैक्टर में आएगा। x वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम इसका बेसिक हमारे जो काइनेटिक्स के केस में हम लोग x जो है वो टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। m आप लोग कई दफ़ा कैलकुलेट कर चुके, ये है स्लोप, और स्लोप के बारे में आप बिल्कुल क्लियर है कि 3 तरह के स्लोप की कंडीशंस हो सकती है। स्लोप क्या हो सकता है जी, प्लस में भी हो सकता है, स्लोप माइनस में भी हो सकता है, और स्लोप 0 भी हो सकता है। इसके लिए हमने पूरी एक क्लास ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है कि m जो है वो 1 से अबव भी हो सकता है, m जो है वो 1 से कम भी हो सकता है, m जो है वो 0 भी हो सकता है। यानी 1 से कम या 0 से कम जो है, या यूँ कह रहे +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। उसकी रीजन हमने इसके एक पूरा डायग्राम भी बनाई हुई कि अगर इस तरह से अगर कर्व होगी तो ये m क्या होगा, m आपका माइनस में होगा, और अगर आपके पास इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में होगा तो m जो है वो
प्लस साइन के साथ आएगा, और अगर पैरेलल एक लाइन आ जाएगी तो m जो है वो 0 होगा। तो ये स्लोप की बात भी हो चुकी। सेकेंड है b इज एक्चुअली y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मींस आपके पास दो तरह की ग्राफ के अंदर के लाइंस आप ड्रॉ करते हैं। एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं जिसको आप एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मींस या तो आप उसे x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे डॉटेड लाइन से, एज्यूम करेंगे लाइंस को, या फिर आप y एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रापोलेशन और इंट्रापोलेशन मींस आप कोई से भी वो पॉइंट्स जो ग्राफ के ऊपर आपने प्लॉट किए और उनके दरमियान में अगर आपने लाइन कंसाइड की है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो लाइन मिलेगी ये इंट्रापोलेशन, और जो आप इसके अलावा लाइन ड्रॉ करेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन करने के बाद जो y साइड पर y इंटरसेप्ट जो मिलेगा दैट इज b। तो b m x ये हमारी सिंपल इक्वेशन है जिसकी हमने कई दफा क्लासेस के अंदर इसका जिक्र किया है। क्वेश्चन ये कि यही mx कब बन जाएगा, यही इक्वेशन mx कब बनेगी, कब बनेगी जी? जब b क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो b 0 कब हो सकता है, b 0 तब होगा जब आपने इसको 0 से स्टार्ट लिया, x एक्सिस को 0, 2r, 4r, 6r, और ये अगर 0 से कंसाइड करके अगर ये बनेगा तो ये यही इक्वेशन अब इस वाले स्ट्रेट लाइन पे y mx राइट करेंगे। यानी वो स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट 0 है, अगर y इंटरसेप्ट 0 है तो तब हम अज्यूम करेंगे कि ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसको हमने राइट किया था y mx plus b, नाउ इट्स y mx। यानी अब हमें y इंटरसेप्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y इंटरसेप्ट जो है वो ओरिजिन से जाके मिला है, और ओरिजिन जो है वो 0 होने की वजह से आपको सिंपल y mx से आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करना सिंपल है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y ओवर x। सिंपल हम इसका यानी इसी फार्मूला में अगर आपको कहा जाए कि स्लोप कैलकुलेट करें तो सिंपल हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू y बाई x। यहाँ पर अगर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो तब सिचुएशन ये है y माइनस बी ओवर x। और यहाँ पर अगर एक और सिचुएशन की तरफ चलते हैं जहां पर हमने कहा y इज इक्वल टू बी जी, y इज इक्वल टू बी हम तब बोलेंगे जब क्या होगा, स्लोप 0 होगा। और कर्व कैसी होगी, कर्व जो है इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाने में आपके पास जो कंडीशन है उसमें आपने कर्व को जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो आपका स्लोप जो है वो 0 आएगा। यानी m आपका 0 किस कंडीशन में, जब आपने ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और अगर इस तरह से लाइन आई है तब आपके पास m इज 0, तो ये y इज इक्वल टू b होगा। मैंने क्लास कहां से स्टार्ट किया है कि इन इक्वेशंस की कर्व्स कैसे हो सकती हैं। तो सिंपल इज दैट y इज इक्वल टू b होगा कब, जब आपका स्लोप 0 होगा। y इज इक्वल टू mx होगा जब आपके पास y इंटरसेप्ट b जो है वो 0 होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस b होगा जब ये स्ट्रेट लाइन है और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में है। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस b होगा जब आपके पास डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में है और ये स्ट्रेट लाइन है। सेम केस में x इज इक्वल टू c, ये कब हो सकता है जी, x इज इक्वल टू c, c मीन्स कंसंट्रेशन, c मीन्स कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे हमने जैसे b बोला था, ऐसे ही अगर हम y इंटरसेप्ट की तरफ हम x की तरफ मूव करेंगे इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका c वैल्यू जो है बिल्कुल सेम केस में अगर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें, x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ऐसा अगर डाटा आ जाए हमारे पास जिसमें स्ट्रेट लाइन में y एक्सिस के पैरेलल कर्व आ जाए, जैसे पहले x एक्सिस के पैरेलल कर्व आई थी, उसको हमने कहा था y इज इक्वल टू b, और यहाँ बोल रहे हैं x इज इक्वल टू c, बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास जो स्लोप की वैल्यू है वो आपके पास 0 होने जा रही है, और जो y वाला सेगमेंट है वो जो है वो 0 होगा, जिसकी वजह से आप इस यहाँ पे राइट कर सकेंगे x इज इक्वल टू c। तो ये कुछ ऐसा डिराइव्ड है कि इन पे आपको जो इन टर्म्स को आपने यूज करना सीखना है कि अगर ये इक्वेशंस आ जाए तो इन इक्वेशंस को हम फर्दर जो है वो इसका ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन ये कि ये यूज कहाँ होंगे, क्या ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका यूज आएगा? आंसर इज यस, बिकॉज जब हम किसी भी थ्योरेटिकल चीज को अपनी कैलकुलेशंस की बेस पे लाते हैं
तो ये हमारे वो वर्ड्स ही हैं जिनको हम डायरेक्टली हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वर्ड जो हैं ये मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर हैं। यानी वर्ड्स देखिए क्या है, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे हम कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट 0 है, मीन्स यहाँ पर जो डाटा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर स्लोप जो है वो प्रेजेंट है, वैल्यू रखता है, लेकिन जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी के इक्वल, बी जो है वो 0 के इक्वल आया है। सो इस तरह से ये सारी सिचुएशन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसी टॉपिक का जो सेकंड कंसर्न है कि अगर हमारे पास एक की बजाय कई सारी लाइंस आ जाएं, ये क्वेश्चन हमारे पास लैब के दौरान भी आया कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि हमें ये कैलकुलेट करना हो कि 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स पे मिल के स्ट्रेट लाइन बना रहे हों, यानी एक ही ग्राफ हो और उसके अंदर आपके पास जो कर्व्स हों वो कई सारी बनती नजर आ रही हो। फॉर एग्जांपल आपने ये भी आप लोगों का एक्सपीरियंस गुजरा है जब आप लोगों से डाटा शेयर किया गया यूसी को कैलकुलेट करने के लिए, या आगे चल के अभी आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड कर्व को प्रिपेयर करना है या लिनियरिटी कर्व को प्रिपेयर करना है, जो आप लोगों ने डाइल्यूशन बनानी है ड्रग की। अब उन डाइल्यूशंस का आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लानी है और उस एब्जॉर्बेंस को और कंसंट्रेशन को आपने प्लॉट करना है। मैं उसी से बात को आगे लेके चलता हूँ ताकि हमें हमारे साथ साथ कुछ हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और हमारी जो बेसिक थीम है जो आज की क्लास का वो हमें समझ में आएगा कि हमें पहला ये है कि कंसंट्रेशन है। रिमेंबर हमें कंसंट्रेशन को कैसे करना, डाइल्यूट कैसे करना, ये पूरी एक क्लास में ले चुका। उसमें मैंने आप लोगों को स्टॉक सोल्यूशन बनाना, स्टॉक सोल्यूशन से डाइल्यूशन बनाना, स्टॉक सोल्यूशन बनाने के 2 मेथड बताए, जिसमें एक मेथड ये था कि आप उसे 100 ppm से स्टार्ट कर लें, दूसरा मेथड ये था कि आप उसको डोज से स्टार्ट ले लें, जितनी ड्रग की डोज है वहां से बना लें। तो मैं इसे अज्यूम करता हूँ 100 ppm वाले की कैलकुलेशन क्योंकि सिंपल नजर आती है, उसी वैल्यू पे हम लेके चलते हैं कि 100 ppm, देन 90, देन 80, देन 60, देन 50, इसी तरह से जो आपको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखाया था कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है आप कंसंट्रेशंस को लें और उसी के रिगार्डिंग पैरेलल जो है वो आप बफर की कंसंट्रेशंस को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करें तो आपके पास ये डाइल्यूशन बन जाएंगी। तो अब उन डाइल्यूशंस को हम लिखने में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 10 पे 0 ppm, 10 ppm, 20, so on 30, 40, 50 और 100 ppm। ये सोल्यूशन थे स्टॉक सोल्यूशन, आपने इसको एक्स एक्सिस पे राइट कर दिया। उसके बाद अब आप लाए वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्योंकि आप लोग जो स्टैंडर्ड कर्व बना रहे हैं या लिनियरिटी कर्व बना रहे हैं वो आप लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करके बनाएंगे, यूवी रेंज को यूज करेंगे, क्योंकि हर ग्रुप के पास एक अलग से ड्रग होगी। जब अलग से ड्रग होगी तो अलग से उसका वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्स है, उस लैम्डा मैक्स पे उसकी जो एब्जॉर्बेंस आएगी उससे आप यहाँ पे राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एब्जॉर्बेंस एज्यूम कर लेते हैं 0 से जो है हमारे पास मैक्सिमम 4 आया, ठीक है, 1, 2 and 3 and 4, तो ये इसी रेंज में एब्जॉर्बेंस आई है हमारे पास। अब हमारे पास रीडिंग कितनी है टोटल 10 है ना जी। 0 पे मींस प्योर बफर है, 0 कंसंट्रेशन मींस प्योर बफर है, उसमें ड्रग नहीं है। 100 मींस प्योर स्टॉक सोल्यूशन है, डाइल्यूशंस नहीं है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं और उनके इन बिटवीन 8 डिफरेंट रीडिंग्स हैं। उन रीडिंग्स को अगर हम प्लॉट कर लें तो इनमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ आया है 10 पे, 20 पे यहाँ कंसंट्रेशन आई है, 30 पे यहाँ आई है, 40 पे फिर यहाँ आ गई है, 50 यहाँ, 60 यहाँ आ गया, 70 फिर यहाँ पे आ गए, 80 फिर यहाँ आया, इस तरह से डिफरेंट कंसंट्रेशन आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो थीम ये था कि हमें स्टैंडर्ड कर्व बनाना है, लिनियरिटी कर्व बनानी है। तो ये लिनियरिटी कर्व बनाने के लिए हमने जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया ये था कि मिनिमम 3 पॉइंट्स जो है वो कंसाइड होने चाहिए। इंटरपोलेशन जो है वो किस में होनी चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स में। अगर 3 से ज़्यादा में हो जाए तो अच्छा है, 4 या 5 में हो जाए। तो हमने एज्यूम किया कि एक कर्व बनी जिसमें 4 पॉइंट्स आ गए, एक कर्व बनी जिसमें 3 पॉइंट्स आए, एक जिसमें 6 पॉइंट्स थे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। तो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व ये थी, एक कर्व ये बन गई और एक कर्व जो है चले हम इसको यहां लेके तो ये कर्व। अभी 3 डिफरेंट कर्व्स हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारी रिक्वायर्ड कर्व कौन सी है, इसका आंसर लेना है हमने आज की क्लास में कि हमें डाइल्यूशन बनाने के बाद। अच्छा, ये सेम केस में डाइल्यूशन वाले फैक्टर में ओनली नहीं, हर उस डाटा में जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल है, हर वो डाटा जिसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में लेके गए हैं,
जिसमें आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को लाए हैं, उनमें मैक्सिमम चांसेस है कि लीनियर डाटा ऑब्टेन करना एक चैलेंज रहता है। और हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम उस डाटा को जितना हो सके उसको लीनियराइज कर लें। उसकी एग्जांपल लीनियराइज करने की आप लोगों ने 3 तरह के ग्राफ पढ़े हैं। सेमी-लॉग ग्राफ पढ़ा है, रेक्टिलिनियर ग्राफ की बात की है, लॉग की बात की है। जो सेमी-लॉग पे कर्व था, जो रेक्टिलिनियर पे कर्व था, वो सेमी-लॉग पे स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या ख्याल है? मैं बात कर रहा हूं किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। कि फर्स्ट ऑर्डर जो बिहेवियर था ड्रग का, वो रेक्टिलिनियर पे तो कर्व फॉर्म में था, लेकिन सेमी-लॉग पे जैसे हमने उसे कन्वर्ट किया वो स्ट्रेट लाइन में हो गया। इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन को यूज करना शुरू कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में सेमी-लॉग को यूज करना शुरू कर दिया। सेम केस में हमने यहाँ देखा कि डाटा में वेरिएशन ज्यादा है, लिहाजा हमने फिर लॉग की तरफ गए। तो हमें काइनेटिक्स में, ना सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स में बल्कि एंजाइम काइनेटिक्स में, बल्कि टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में, जहाँ पर भी हमने काइनेटिक रिएक्शंस को पढ़ना है, वहाँ पर हमें ट्राई करना है कि हम किसी तरह से डाटा को लीनियराइज कर लें, क्योंकि जैसे ही लीनियराइज होगा ये मैथ की सिंपल इक्वेशंस में आ जाएगा और हम उसको क्वांटिफाई कर सकेंगे। अब उसको लीनियराइज करने के लिए y एक्सिस का लॉग ले लें, सेमी लॉग बन गया। y एक्सिस पे y बाय एक्स ले लें या y एक्स स्क्वायर ले लें, कोई भी टर्म यूज करके ट्राई करेंगे कि लीनियराइज हो जाए। अब यहाँ पे लीनियराइज होने के बाद सिचुएशन ये आ गई कि 3 तरह की लाइंस आ गई। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे चूज किया जाएगा? तो ये इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। ये 3 लाइंस A B C हम इनको नाम दे देंगे और इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी ठहरती है। फॉर एग्जाम्पल ये पहली वाली लाइन है A और सेकेंड वाली है B और ये C। ऑब्जर्वेशंस 9 और 10 जितनी डायल्यूशन बनाई, हर एक का बिहेवियर डिफरेंट था, एब्जॉर्बेंस डिफरेंट थी, लेकिन उनका जो पैटर्न भी डिफरेंट आया। अब इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो थीम है वो इसका रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन या कोरिलेशन, कि इन दोनों में कितना कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका R वैल्यू निकालेंगे। पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को M और B का फॉर्मूला राइट करवाया था, वो साथ हम रिपीट करते हैं। पहले M के लिए हमारे पास था समीशन x समीशन y माइनस n इंटू समीशन एक्स वाई और डिवाइड करेंगे समीशन x होल स्क्वायर माइनस n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर। और b के लिए क्या था जी? b था समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स स्क्वायर समीशन y ओवर समीशन x होल स्क्वायर माइनस n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर। ये हम b और m, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अभी मैंने आपको इसकी कुछ इक्वेशन में भी बताया कि ये स्लोप है, b आपका m जो है वो स्लोप है और b जो है y इंटरसेप्ट है। तो ये 2 तरह से कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास r कैलकुलेट करना, रिग्रेशन। r कैलकुलेट करने के लिए n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर n इंटू समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर और अंडर रूट। रिग्रेशन निकालना, R निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। R दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें हमें जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो बिल्कुल सिंपल है। अभी नेक्स्ट में हम इसका हम टेबल भी बनाने जाएंगे कि ये सारे फैक्टर्स हमें कैलकुलेट कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ एब्जॉर्बेंसेस, नाउ वी आर वर्किंग ऑन 10। ओके, समीशन एक्स और y का मल्टीप्लीकेशन और उसका समीशन, ये कैसे आएगा? अभी हम टेबल की तरफ जाएंगे। समीशन x मल्टीप्लाई बाय समीशन y, देन n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर ब्रैकेट और n इंटू समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सबका अंडर रूट r।
रिग्रेशन, कोरिलेशन। अब इस कोरिलेशन की पहले हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि कोरिलेशन का बेनिफिट क्या हुआ। कोरिलेशन ये है कि आपने ये कैलकुलेट करना कि इन दोनों में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका रिलेशन कितना है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है 0.9, आंसर आता है 0.9, 0.8, 0.7 इस आर का। अब इस आर वाले का हम लेंगे आर स्क्वायर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आंसर आया 0.9, इस सारे को मैंने सॉल्व किया और जो मेरे पास एब्जॉर्बेंसेस थी उनको मैंने यूज किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी 0.9। तो मैं आर स्क्वायर लूंगा 0.81 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81। तो 81 मींस 81% इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू से 81% प्रिडिक्ट कर सकता हूं वाई एक्सिस की वैल्यू को, चाहे वो जो भी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें क्या निकालना होगा, कोरिलेशन। और कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको आर कैलकुलेट करना है और फिर उससे आर का स्क्वायर ले लेना है। आर स्क्वायर जो है वो मैटर करता है। अब हमें किसी भी कर्व का ये अंदाजा लगाना कि वो कितनी कोरिलेटेड है, इन दोनों का आपस में डाटा कितना कोरिलेटेड है, वो आर वैल्यू डिपेंड करेगी। जितनी आर वैल्यू 1 या 1 के करीब होगी वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट डाटा होगा। यानी अगर एक आपने इस वाली कर्व को सॉल्व किया ए को और आर की वैल्यू आई 0.718 और आपने बी को कैलकुलेट किया, वहां पर वैल्यू आ गई 0.813 और आपने सी को कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपको वैल्यू आ गई 0.910। तो जो सी वैल्यू है वो वैल्यू मैक्सिमम है 1 के करीब है, यानी जो 1 के बिल्कुल करीब होगी या आर स्क्वायर का 1 आ जाना। बाज केसेस में आप ऐसा भी डाटा देखेंगे जिसमें आपका जो रिग्रेशन है या कोरिलेशन है वो 1 आ रहा है वैल्यू। 1 मींस 100% प्रेडिक्शन की जा सकती है, यानी आपका जो एक्स एक्सिस है उससे आप कितने परसेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं वाई एक्सिस को। यानी यहाँ पे हमने दो चीजें ली हैं, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस। यही किया ना कि हमने अपना लीनियरिटी कर्व के लिए, तो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस इन दोनों में किस कंसंट्रेशन का, अगर इसका आंसर 0.9 आया है लास्ट वाली सी वाली कर्व का, या स्ट्रेट जो हमारे पास जो लाइन सी है उस लाइन में हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 0.9 मींस कि इसका स्क्वायर 81% चांसेस हैं कि हम इस अगर लाइन को यूज करेंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिल रहे होंगे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, क्या टारगेट है जी हमारा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैलकुलेट करना। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी आएगा इसका सिनेरियो। और हमें क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हमें डाटा को हमारे अपने कंट्रोल में ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हम कहें जी नहीं ये वैल्यूज इसी रेंज से बढ़नी चाहिए, यानी अगर हमने कंसंट्रेशन जिस रेंज से बढ़ाई है उसी रेंज से जो है वो उसी वे से जो है उसकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब उसको ये अज्यूम करना कि अब हम इनमें उन कंसंट्रेशंस को हम मैक्सिमम कर लें, उस कंसंट्रेशंस को उनको हम ये देख लें कि कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती हैं। यानी ये देखिए पहले एक थॉट ये भी हो सकता था, मैं 10 वाले को 20 से मिलाता, 20 को 30 से, 40 से, वो कर्व बन जाती जो कि ज़िगज़ैग टाइप होती, जिसका मेरे लिए यूजफुल नहीं है। क्योंकि मैंने अभी इसके इंट्रोडक्शन में भी ये कहा कि हमें अल्टीमेट गोल ये होगा कि हम अपने डाटा को, अपनी वैल्यूज को लीनियराइज कर लें। जितना लीनियराइज कर पाएंगे हम उसको उतना ही आसानी से हैंडल भी कर सकेंगे, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट को चूज करना है, कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है या आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। अगर हम इसका टेबल बना लें तो टेबल में कितने कॉलम आते हैं जी, थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। एक दो कॉलम तो कॉमन है, एक कॉलम आपके पास है जी कौन सा, एक्स है, दूसरा y है। अभी x के एंड पे क्या आ जाएगा, समीशन x, और y के एंड पे क्या आ जाएगा, समीशन y, और x और y का मल्टीप्लिकेशन है समीशन xy, और x का स्क्वायर है समीशन x स्क्वायर, और y का स्क्वायर है तो समीशन y स्क्वायर। और मेरा ख्याल है ये सारी बातें तकरीबन पूरी हो गई। इसमें मे भी कोई एक दो अगर रहता होगा तो ये समीशन x होल का स्क्वायर, यानी इसका इस होल का स्क्वायर अगर एक टर्म यहाँ आके इसी का स्क्वायर लेना पड़ेगा ये वाला, तो एक टर्म ये और ये यहाँ पे समीशन y निकाला है समीशन y होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स हैं, ये कॉलम्स हैं जिनकी कॉलम्स के बेस पे आप
कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते और उस कोरिलेशन को रेग्रेशन में यानी आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना और फिर आर स्क्वायर से अंदाज़ा लगाना कि इनमें से कौन सी कर्व कितने % जो है वो हमें बिहेवियर दे सकती है। आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए जैसे मैंने कहा, अगर ए हमारे पास है 0.718, बी है 0.820 और सी है 0.910, तो हम सी वाले को कहेंगे। लेकिन अब हमें ये भी हम इसे अज्यूम कर सकते हैं कि कितने % ये इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे बेस्ट इक्वेशन ठहरी वो सी ठहरी। ये जी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसमें कोई क्वेश्चन हो जरूर शेयर करें जी। एन की वैल्यू हर एक में जितने आपने टोटल जो वैल्यूज ली हैं, जितने आपने टोटल एब्जॉर्बेंसेस ली हैं या जितने आपने डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन बनाई हैं, वो वैल्यू जो एन की वैल्यू होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी अगर हमने इसीलिए तो हमने इसकी मैंने तो आपको 3 लाइंस बोली हैं, मे बी आप वाले डाटा में 4 लाइंस बन रही हो, मे बी एक ही बन रही हो, एक भी बन सकती है। यानी इसमें वो कोई वो नहीं है कि लाजमी है जी 2 और 3 होंगे और उसमें चूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जिस तरह की डाटा की वेरिएशन है उसकी बेस पे आप उनके लाइंस को कैलकुलेट करते हैं जी। कोई और क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट मूव करें। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू। इसको आप जो है वो इसको बंद करें।